नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे CDP यानी कि बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, ये जो 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अति महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको 12 प्लस का टारगेट रखना है। आज 15 प्रश्न है साइको के, तो उसमें 12 प्लस का टारगेट रखना है ना। जो 12 प्लस करेगा, बिल्कुल मैं यकीन करूँगा भाई उसकी अच्छी तैयारी है ना। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ, RBSC NCERT की बुक, इसके अलावा जो DLED में बुकें चलती है ना, और इधर अपने वंदना जादौन जी की और जो धीर सिंह धाबाई जी की जो बुक चल रही है ना, इन सारों का मिश्रण इस टेस्ट में है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जब देखोगे तो अपने आप पता चलेगा। तो देखिए, चलते हैं पहले प्रश्न पे कि अधिगम का कौन सा रूप प्रदर्शित होता है जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो वे अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं। क्रिया प्रस्तुत अधिगम, अवलोकन अधिगम, अव्यक्त अधिगम या प्रयास व भूल अधिगम। तो देखिए, प्रश्न कह रहे हैं अधिगम किससे पूछा है प्रश्न ना, कि जब बच्चे उस हिंसा की नकल उतारते हैं जो अपने पसंदीदा वीडियो गेम में देखते हैं, यानी उन्होंने कोई चीज़ देखी है, हिंसा देखी है उन्होंने, और उसकी वो क्या करें, नकल उतारते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ ध्यान में रखना। देखते हैं, दूसरी इसको देख कर क्या करते हैं, नकल उतारते हैं ना। तो क्रिया प्रस्तुत अधिगम में क्या होता है? क्रिया प्रस्तुत अधिगम BF स्किनर ने दिया था, है ना। क्रिया प्रस्तुत मतलब पहले देखा, फिर क्या किया, नकल उतारा, मतलब उसका अनुकरण किया। क्या किया? उसका अनुकरण किया, है ना। तो देखिए, क्रिया प्रस्तुत में हाँ पुनर्बलन हो सकता है, पुनर्बलन हो सकता है क्रिया प्रस्तुत अधिगम में, है ना। यानी कि जैसे नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं क्रिया प्रस्तुत को, है ना। यानी इसमें क्या किया जाता है, क्रिया की जाती है, सक्रिय रखा जाता है। ठीक है। अव्यक्त अधिगम जिसे चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत कहते हैं, गुप्त सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास व भूल सिद्धांत, प्रयास व भूल सिद्धांत में प्रयास करता है, बार बार भूलें होती है ना, अंत में सही प्रयास करता है, थोंडाई का है। अवलोकन अधिगम क्या है? अवलोकन अधिगम दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अवलोकनात्मक अधिगम के अन्य नाम देखिए, अवलोकन यानी देखना, तो यहाँ पे देख ही रहा है, उसने देखा और वो किसने क्या किया, अनुकरण कर दिया, नकल उतार दी, ज्यों का त्यों कर दिया ना। तो अनुकरण को महत्व सर्वाधिक बांडुरा ने अपने अवलोकन अधिगम सिद्धांत में अनुकरण को ही ज़्यादा महत्व दिया था, है ना। इसे निरीक्षण अधिगम भी कहा जा सकता है, इसे हम प्रेक्षणात्मक अधिगम भी कह सकते हैं, इसे मॉडलिंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो पहला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है पिछले साइको के वीडियो की, उन सभी वीडियो मैंने बताया कि आपके कहाँ से प्रश्न आएगा, वहाँ से ही प्रश्न आएगा। रॉबर्ट M गेने, BS ब्लूम, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन। अगर बाकी के आप मनोविज्ञान को नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, लेकिन इन जो 5-7 मनोविज्ञान हैं इनको आप जरूर पढ़ना, इनके सिद्धांतों को जरूर पढ़ लेना। यहाँ से डेफिनेटली 1 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। ठीक है, तो देखिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे कि गेने के अधिगम पदानुक्रम में छठा स्तर निम्न होता है। क्या कहा है कि जो गेने का अधिगम है गेने का जो अधिगम पदानुक्रम है, गेने ने कौन सा दिया आपको पता है? गेने ने दिया अष्टपदीय अधिगम। ठीक है, अष्टपदीय तो दिया था गेने ने, अष्टपदीय दिया। अब अष्टपदीय में देखिए क्या दिया इन्होंने, जो अधिगम पदानुक्रम है इन्होंने 8 पद बताए, वहाँ पे छठा स्तर पूछा, निम्न पूछा, है ना। तो देखिए ध्यान रखना, निम्न एक तो और एक छठा स्तर पूछा कौन सा। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे उच्च समस्या समाधान कौन सा होता है, समस्या समाधान। उसके बाद कौन सा होता है, सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद होता है संप्रत्यय, उसके बाद होता है बहुविभेद, बहुविभेद। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं जगह नहीं होने कारण, बहुविभेद हो गया। बहुविभेद के बाद में होता है आपके शाब्दिक। कौन सा होता है, शाब्दिक। शाब्दिक के तुरंत नीचे होता है श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। श्रृंखला के बाद आता है उद्दीपन अनु, और इससे नीचे आ जाता है संकेत अधिगम। ठीक है, ऐसे अब देखो देखिए सबसे उच्च स्तर का कौन सा है, समस्या समाधान, ये सबसे उच्च है, और सबसे निम्न है संकेत अधिगम। ठीक है, अब देखिए पूछा है छठा स्तर निम्न, तो देखिए चलिए संकेत अधिगम निम्न है ना पहला,
उद्दीपक अनुक्रिया दूसरा, श्रृंखला अधिगम तीसरा, शाब्दिक अधिगम चौथा, बहुविभेद पांचवा, और छठवां कौन सा है? संप्रत्यय अधिगम छठवां है, सातवां सिद्धांत है, और आठवां हो जाएगा निम्न से समस्या समाधान, यानी सबसे उच्च है और संख्या अधिगम सबसे निम्न है। ठीक है, ये आपके अष्टपदीय जो अधिगम दिया था किसने? रॉबर्ट एम गेने ने, आर एम गेने ने दिया था अधिगम का। ठीक है, अब यहाँ पे निम्न स्तर छठा पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं। निम्न स्तर छठवा, ये आपके संकेत निम्न से पहला है तो संप्रत्यय अधिगम आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है, वो लिख लो। ठीक है, कैसे याद? सर आप ये है कि आप कहोगे भाई क्रम से याद नहीं करवाया, इसकी ट्रिक लिख लो। देखो ट्रिक यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, कि समस्या समाधान का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत संप्रत्यय बहुत है, लिख लो। समस्या समाधान का सिद्धांत संप्रत्यय बहुत है, शब्दों की श्रृंखला, उद्दीपक अनुक्रिया के संकेत। वापस बोल रहा हूँ कि समस्या समाधान का सिद्धांत संप्रत्यय बहुत है, शब्दों की श्रृंखला और उद्दीपक अनुक्रिया का संकेत। ठीक है, ये था गेने का। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, और आशा नहीं बल्कि मेरा अनुमान है ये कि ये प्रश्न संख्या 3 है वो, देखिए अगर 10 बच्चों का अगर मैं परीक्षण करूँ इस प्रश्न पे, 10 बच्चे में से मुझे लगता है कि भाई 2 या 3 बच्चे होंगे जो इसको समझ के आधार पर बिल्कुल सही करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। इतना अच्छा, इतना वेरी अप्लाइड क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, ये खुद आप जब वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। इस प्रश्न को देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख देना सर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो देखिए, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्वलन आयोजन कहलाता है? पूछे कि पुनर्बलन के जनक कौन है? एक चीज लिख लो, लिख लो, जो भी बोलता हूँ लिख लो। पुनर्बलन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर है। पुनर्बलन अनुसूची के जनक कौन है? बीएफ स्किनर है। लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत के जनक कौन है? क्लार्क एल हल है। पुनर्बलन के जनक स्किनर, पुनर्बलन अनुसूची के जनक स्किनर, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया सी एल हल ने। ठीक है, अब देखिए पुनर्बलन जो अनुसूची है वो कुल मुख्य रूप से वो 2 प्रकार की, पुनर्बलन अनुसूची मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। पहला है उसमें सतत और दूसरा उसमें आंशिक, सतत और आंशिक। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आए हैं सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन या परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो देखिए सतत पुनर्बलन होता है प्रत्येक अनुक्रिया, यानी कि कबूतर या कोई भी प्राणी प्रत्येक अनुक्रिया करता है जो पुनर्बलन देते हैं वो सतत पुनर्बलन है ना। यहाँ प्रत्येक नहीं कहा गया, यहाँ कहा है कि निश्चित संख्या में कर रहा है और क्या कर रहा है? सही प्रतिक्रिया करने पर, है ना, निश्चित और सही कर रहा है। ठीक है, अब एक निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल निश्चित 50 या 30 सेकंड बाद दिया जाएगा, 50 सेकंड या 30 सेकंड पर दिया जाता है। निश्चित अनुपात पुनर्बलन कहा गया है, निश्चित अनुपात में तो ये होता है प्रत्येक निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने पर, है ना। अब इन्होंने प्रत्येक निश्चित संख्या, जैसे मान लीजिए 5 बार अनुक्रिया करी या मान लीजिए 6 बार करी या 7 बार, इन प्रत्येक निश्चित अनुक्रिया पर, ये हो गया प्रत्येक निश्चित अंतराल पर। अंतराल और अनुपात में अंतर याद क्या रखना है? अंतराल है वो समय को इंगित करता है, अंतराल किसको? समय को। अनुपात किसको? दर को। ठीक है, संख्या को, मात्रा को। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे निश्चित संख्या है तो संख्या है इसका मतलब अनुपात है, तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी परिवर्तनशील पुनर्बलन यानी कि अनिश्चित अंतराल हो जाएगा, ये अनिश्चित अंतराल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर जो बिल्कुल 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, कि निम्नलिखित में से बालक का कौन सा विकास विद्यालय व शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो देखिए बालक का कौन सा विकास विद्यालय शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? तो देखिए जो मानसिक विकास है, मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास, गणित वगैरह पढ़ा के शिक्षक पढ़ाएंगे तभी तो होगा, तो विद्यालय शिक्षक में होता है ना। बालक की मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास करते हैं। सामाजिक सहभागिता का समूह में सीखना ना, ये भी विद्यालय में ही होता है। और संवेगों पर नियंत्रण वगैरह रखना, संवेगात्मक विकास बालक का होता है, विद्यालय और शिक्षक ही करते हैं। लेकिन जो शारीरिक विकास है वो विद्यालय और शिक्षक नहीं करते हैं, बल्कि जो शारीरिक विकास है वो देखिए आनुवंशिक कारण पर, वातावरणीय कारक पर, संतुलित भोजन पर, इसके अलावा जो अंतः ग्रंथियां हैं, अंतः ग्रंथियां उसके विकास पर, है ना। इन सारी चीज़ों पर यह शारीरिक विकास है वो निर्भर
करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 4 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। और प्रश्न संख्या 5 एक और शानदार प्रश्न आया है कि अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का क्रम किस प्रकार है। अनुबंधन के जनक पावलोव, शास्त्रीय सिद्धांत है अनुबंधन का। अनुबंधन कहते किसे हैं, व्हाट इज, है ना, अनुबंधन क्या है। तो देखिए अनुबंधन होता है कि पुनरावृत्ति करके जो संबंध बनाया जाता है उसे अनुबंधन कहते हैं। पुनरावृत्ति करके जो संबंध बनाया जाता है उसे अनुबंधन कहते हैं। अब देखिए इसको समझाता हूँ। इसमें हुआ क्या, घंटी बजी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, याद रख लेना, समझ जाओगे जिसका पढ़ा हुआ है। ठीक है, घंटी भोजन लार, यही चलती है इसमें प्रतिक्रिया कि घंटी बजी, भोजन लाए, लार आई। ठीक है, घंटी क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। भोजन क्या है, भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, शॉर्ट में है, समझ जाओगे। और लार क्या है, लार है स्वाभाविक अनुक्रिया। कोई ऐसे मत करना कि सर में दिख रहा नहीं है, समझ नहीं आ रहा ना, देखिए जगह की दृष्टि से आप समझ लेना। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, लार क्या है स्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। अस्वाभाविक यानी कि इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, उद्दीपक यानी स्टिमुलस, सीएस बोलते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक को बोलेंगे यूसीएस, और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि सीआर, कंडीशनल रेस्पॉन्स। सॉरी, ये स्वाभाविक जो अनुक्रिया होगा उससे बोलते हैं यूसीआर। क्या बोलते हैं, यूसीआर। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं जो कंडीशन है वो अस्वाभाविक, अस्वाभाविक यानी स्वभाव से होता है। कंडीशन यानी हमने बनाया है, हमने कंडीशन करी, स्थिति बनाई है, तो अस्वाभाविक होगा ना। अब इसको वापस देखिए, ये हो गया कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये अनकंडीशनल, सी इसमें साथ में आ जाएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये स्वाभाविक उद्दीपक हो जाएगा। और यूसीआर यानी कि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं। तो सी एस, यू एस और यू आर, सी एस, यू एस और यू आर, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की कितनी होगी। तो देखिए विद्यालय प्रबंध समिति, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये किस लिए बनाई जाती है, विद्यालय की क्या विकास करना है, विकास की क्या योजना करनी है, कितना उसमें खर्चा लगेगा, है ना, कैसा करना है, ये सारी चीज़ें एसएमसी देखती है ना। एसएमसी में होता क्या, 3/4 सदस्य, इसके 3/4 सदस्य यानी कि 75% जो सदस्य है इसमें मेंबर है वो होंगे अभिभावक या माता पिता या संरक्षक जिनको कहते हैं वो होते हैं इसमें। ठीक है, और एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है, माता पिता होते हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं कितनी होती हैं, 50% महिलाओं का होना जरूरी है। और पूछा है कि बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी पूर्ति होनी आवश्यक है, तो 1/3 यानी कि 33% इसमें गणपूर्ति होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ सभी को करना चाहिए। अधिगम का एक थॉर्नडाइक का मुख्य नियम पूछा है। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे ना, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, जबकि इन्होंने 5 दिए थे गौण नियम। अगर पूछे कि थॉर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए तो कुल दिए 8 नियम। पूछे कि गौण कितने दिए, 5 दिए। मुख्य कितने दिए, 3 दिए। गौण 5 दिए थे जिनमें इन्होंने दिया था आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, है ना, ये इनके गौण नियम है। ठीक है, इसके अलावा एक और आ जाता है सम्मानता का नियम, गौण नियम बता रहा हूँ, चौथा ना, 3 तो ये हो गया, चौथा सम्मानता का, और 5वां आ जाता है साचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो इनके बारे में आप जानते हो, बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है ना। अधिगम के संज्ञानात्मक एक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक, ये 3 मुख्य क्षेत्र होते हैं, इनसे संबंधित क्रिया पूछिए। संज्ञानात्मक यानी जो मानसिक पटल से संबंधित होती है ना, स्मृति बुद्धि का सहारा लेते हैं, है ना, तो उसमें देखिए क्या आ जाती है संज्ञानात्मक में, मानसिक में कल्पना करना, तर्क वितर्क करना, सोचना समझना, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना, तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, निष्कर्ष निकालना, नियम बनाना, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती है संज्ञानात्मक। ठीक है, अनुभूति करना और क्रोधित करना ये संवेग से संबंधित है। किससे, संवेग से, यानी कि ये भावात्मक जो अनुक्षेत्र है आपका, भावात्मक अनुक्षेत्र उससे संबंधित है। जबकि स्पर्श करना, हाथों से स्पर्श करते हैं किसी को, तो ये क्रियात्मक या गामक अनुक्षेत्र से संबंधित है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे कि एक बच्चे को काले कुत्ते से डरना सिखाया गया था, अब वह किसी भी काली वस्तु से डरता है, यहाँ कौन सी अधिगम प्रक्रिया स्पष्ट है। तो देखिए एक बच्चा
क्या है, काले कुत्ते से डर रहा है, यानी कि ये पावलो के शास्त्रीय सिद्धांत से प्रश्न है। अब वह किसी भी काली वस्तु से डरता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप खुद, है ना। तो कौन सी अधिगम प्रक्रिया, यहाँ पे अधिगम की प्रक्रियाएं हो रही है, कौन सी अधिगम प्रक्रिया यहाँ पे स्पष्ट हुई है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखिए पढ़ते हैं अधिगम प्रक्रिया कौन सी हुई है। पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या है कि व्यक्ति कोई भी अनुक्रिया करता है, कोई भी कार्य करता है, तो उससे भाई जैसे एक अच्छा कार्य किया, है ना, या उसने गलत किया, तो उस पर हम ये है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हम प्रोत्साहित करते हैं ना, शाबाशी देते हैं, वो कहलाता है पुनर्बलन। ठीक है, वो पुनर्बलन हो जाएगा। इसके अलावा है आपके अगला कि स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ होता है कि विलोपन के कुछ समय बाद अनुबंधित अनुक्रिया स्वतः ही पुनः होना, है ना, दोबारा होना। जैसे पहले भोजन को देख कर ही लार आती थी, है ना, अब भोजन को हटा लिया हमने, है ना, भोजन को हटा लिया, थोड़ी सी घंटी, यानी फिर हमने घंटी के साथ भोजन का वो कर दिया, अनुबंध कर दिया, अब घंटी भोजन लार हो गया। ठीक है, पहले भोजन से लार शुरुआत में, बीच में क्या किया, घंटी भोजन लार, अब क्या किया, भोजन को बिल्कुल हटा दिया और घंटी बजाने शुरू कर दी, घंटी बजाते उसके लार आ गई, वो हो जाती है स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, विभेदन क्या है, विभेदन में होता है विभेदीकरण करना, यानी कि सम्मान उद्दीपकों के प्रति सम्मान क्रिया नहीं करता है वो, क्यों, क्योंकि वो तो विभेद कर रहा है, अंतर कर रहा है, यानी कि घंटी की आवाज़ आई, उस पर वो लार दे रहा है। ठीक है भाई, अभी बताया हमने स्वतः पुनर्लाभ में क्या बताया कि घंटी की आवाज़ आई, वो लार देगा, क्योंकि उसको पता है जैसे घंटी बजेगी भोजन आएगा तो लार आ जाएगी, लेकिन अन्य आवाज़ आएगी तो वो लार नहीं देगा, क्यों, क्योंकि उसने घंटी की आवाज़ और अन्य आवाज़ में क्या कर लिया, अनुबंध कर लिया, विभेदीकरण समझ गया वो ना। अब देखिए एक बालक है, दाढ़ी वाले आदमी से डर रहा है, लेकिन अन्य दाढ़ी वालों से नहीं डरेगा ना, उससे कहते हैं विभेदीकरण। जबकि यहाँ पे पूछा है काले कुत्ते से डर रहा है और काली वस्तुओं से डरने लगा है, तो वो हो जाता है यहाँ पे उद्दीपन सामान्यकरण। उद्दीपन सामान्यकरण होता है कि सम्मान उद्दीपकों के प्रति सम्मान अनुक्रिया करना। अभी हमने विभेदीकरण में क्या पढ़ा कि एक बालक है एक दाढ़ी वाले आदमी से डर रहा है लेकिन अन्य दाढ़ी वालों से नहीं डरेगा, वो तो होता है दोस्तों, ध्यान रखना, विभेदीकरण, ये इसका उल्टा है उद्दीपक सामान्यकरण। बालक जिस दाढ़ी वालों को देखकर डर रहा है अन्य दाढ़ी वालों से भी डरेगा, उद्दीपक सामान्यकरण हो रहा है ना। काले कुत्ते से देखकर डर रहा है तो काली वस्तुओं से डरेगा। एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया ना, वो लाल गुलाब का चुभा था ना, उसे कष्ट हुआ, उससे वो डरा, वो अन्य लाल वस्तुओं से डरेगा। ये क्या है, ये उद्दीपन सामान्यकरण हो रहा है। ठीक है, सामान्यकरण और जो विभेदीकरण है ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर कि कुडार परीक्षण किस मापन के लिए अभिकल्पित है। लीजिए एक और अति उत्तम प्रश्न आया है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये मैं नहीं करा, खुद देख लीजिए। कुडार परीक्षण किस मापन के लिए विकल्पित है, अभिरुचि, अवधान, अभिसमता या अभिवृत्ति। कुडार परीक्षण क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जाना जाता है कुडार परीक्षण अभिरुचि के लिए किया जाता है ना। अभिरुचि को, व्यक्ति की रुचि को मापने के लिए यहाँ पे कुडर, देखिए कहीं पे कुडर नाम भी आता है। ठीक है, कुडर या कुडार एक ही चीज़ है, कुडर परीक्षण किया जाता है। रुचि देखिए, अब रुचि के बारे में बता देता हूँ। एक प्रश्न आया था पिछले रीड 2016 में कि रुचि का, ये देखिए जन्मजात भी होती है, कुछ रुचियाँ अर्जित भी होती है। ठीक है, कुछ जन्मजात भी होती है, अर्जित दोनों ही होती है रुचि, है ना। अब देखिए इनमें कुडार परीक्षण के अलावा देखिए जैसे कुडार में तो क्या होता है, बाइनिंग को मापा जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए एक स्ट्रोंग परीक्षण है ना, स्ट्रोंग है, कुडर है, इसके अलावा आपके जो थ्रस्टन है ना, थ्रस्टन परीक्षण, इसके अलावा जिस्ट परीक्षण है, इसके अलावा जैक्सन परीक्षण है। ये सारे के सारे किससे संबंधित है, अभिरुचि से पूछ लिया जाए तो बता देना। ठीक है, इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। अधिगम के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है, अधिगम के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है, ये पूछा है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन बिल्कुल होता है भाई, सीखते हैं तो व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन भी आता है, बिल्कुल। फिर है अभिप्रेरणा से अधिगम बढ़ती होती है, बिल्कुल सही है ना। प्रेरित होता है कोई बालक, फिर पढ़ता है, फिर सीखता है, तो बिल्कुल वहाँ अधिगम में वृद्धि होगी। ठीक है, समस्या समाधान अधिगम का उच्च स्तर है, किसने दिया, ये रॉबर्ट एम घेने ने दिया, हमने पढ़ लिया था, है ना। उसके अष्टपदीय सिद्धांत में जो समस्या समाधान उच्चतम स्तर है, जबकि जो संकेत अधिगम है वो क्या है, वो निम्न स्तर है। ठीक है, लेकिन अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसने कहा नहीं पड़ता है भाई। एक बालक है ना, उसे आप मतलब विद्यालय जाने की अवस्था रहती है 5 वर्ष, उसे आप 3 वर्ष में ही पहली क्लास में डाल रहे हो तो वो परिपक्व ही नहीं है, तो वो नहीं सीखेगा ना। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ेगा, 5 साल में उसे डाल दो, वो बिल्कुल वही चीज़ सीखेगा जो 3 वर्ष की आयु में नहीं सीख रहा है। ये परिपक्वता का है ना, परिपक्वता के व्यक्तिगत कारक है। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 11 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, और आपको पता तर्क चिंतन कल्पना, ये आपके न्यू टॉपिक है रीट में, तो उससे बेनिफिट है कि मैं इसके बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। चिंतन का कौन सा प्रकार काल्पनिकता से संबंधित है, काल्पनिकता से, स्वलीन चिंतन,
आलोचनात्मक चिंतन, आगमनात्मक या निगमनात्मक चिंतन। तो देखिए दोस्तों, जो सबलीन चिंतन है उसमें व्यक्ति क्या करता है, वास्तविकता से हटकर जो काल्पनिक इच्छाएं उनकी अभिव्यक्ति करता है, जो काल्पनिक से संबंधित है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आलोचनात्मक में व्यक्ति गुण दोष के बारे में चिंतन करता है, ठीक है, वो आलोचनात्मक हो गया। आगमन चिंतन को सर्जनात्मक चिंतन भी कहते हैं, यानी जो भी दिए हुए तथ्य उनमें वो नए तथ्य जोड़ता है, तो वो होता है आगमनात्मक चिंतन। और निगमनात्मक चिंतन क्या होता है दोस्तों, निगमनात्मक में जो भी उसको ज्ञात नियम रहते हैं, ठीक है, नियम जो उसको ज्ञात है उनसे वो क्या करता है, अज्ञात निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक है, निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये निगमनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12 है, वहाँ पे विकल्प नंबर 1 सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभाव को क्या कहा जाता है, ना नया अधिगम है उस पर पूर्व अधिगम का प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे सहायक हो रहा है, ना एक अधिगम है, पूर्व का अधिगम है, पूर्व ज्ञान है, नए अधिगम पर सहायक बन रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, चाहे सहायक बनो चाहे बाध्यक बनो ना, या सहायक की बात नहीं कि प्रभाव पटक रहा है ना, यानी कि सहायक हो या बाध्यक हो। अब अधिगम शैली, ये तो अधिगम के तौर तरीके होते हैं, गलत हो जाएगा। अधिगम कौशल होता है कि शिक्षक बच्चे को अधिगम करवाने के लिए किन तकनीक का या किन तरीकों का उपयोग करता है, किन क्रियाओं का उपयोग करता है, वो अधिगम कौशल हो जाएगा। अधिगम अशक्तता, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि सीखने में अशक्तता होना, नहीं सीखना, अधिगम अशक्तता होना, नहीं सीखना, सीखने में समर्थ नहीं होना। या तो कह रहे हैं सीख रहे हैं, नए अधिगम पर पूर्व अधिगम प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब अधिगम स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम का अंतरण हो रहा है, अंतरण या स्थानांतरण एक चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13 पर दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14, एक और जबरदस्त प्रश्न आया है, लाजवाब प्रश्न आया। स्किज़ोफ्रेनिया विकार में व्यक्ति का संबंध क्या होता है दोस्तों। जो आपके मनोविदलन, मैंने जो पूर्व के आपके साइको वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने बताया है ये चीज़ कि मनोविदालिता या अधिगम असमर्थता का आपके टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न आएंगे एक तो ज़रूर, और वहाँ से उठाया स्किज़ोफ्रेनिया विकार में व्यक्ति का संबंध किससे होता है, स्मृति दोष से नहीं। क्यों, क्योंकि जो स्मृति दोष होते हैं उसे बोलते हैं डिसमेमोग्राफिया, मेमोग्राफिया, मेमो यानी मेमोरी, मेमोरी मतलब स्मृति, ठीक है, डिसमेमोग्राफिया से स्मृति दोष संबंधित है, ये तो हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला यह ज्ञानेंद्रिय एकीकरण असमता, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का एकीकरण नहीं होना। जैसे किसी बालक के हाथ और आंखों में समन्वय नहीं रहता है ना, जैसे कोई पेंसिल नहीं पकड़ रहा है, हाथों से काम नहीं हो रहा है, बटन बंद नहीं कर पाता है ना, यानी ज्ञानेंद्रियों में आपस में क्या हो रहा है, असमता है, एकीकरण नहीं हो रहा। इससे बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया, क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। आगे है उद्दीपक के प्रति दुश्चिंता। किसी विशेष उद्दीपक के प्रति व्यक्ति दुश्चिंता व्यक्त करता है, दुश्चिंता उच्चतम सीमा पे पहुंच जाएगी, तो उसे बोलते हैं दोस्तों आतंक विकार। याद रखना, क्या बोलते हैं, आतंक विकार। जैसे मान लीजिए रात का समय है, लगभग 12 बजे है, और वही है कि वहम का तो भूत भाई होता ही नहीं। अब देखो वहम का भूत होता है। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई रास्ते से जा रहा है रात के 12 बजे, वहाँ पे बरगद का बीच में पेड़ आएगा, सुना है कि बरगद के पेड़ में भूत होते हैं ना, तो वो जैसे जैसे उस उद्दीपक के प्रति जाएगा, उद्दीपक के पास में जाएगा ना, तो उसे ऐसा लगेगा ना कि भाई यहाँ पे भूत रहते हैं ना, उससे डर लगेगा, इतना ज़्यादा भयंकर डर लगेगा, यानी उससे दुश्चिंता हो गया, उच्चतम सीमा पहुँच जाएगी, इसे आतंक विकार कहेंगे दोस्तों। जबकि जो काल्पनिक दुनिया है वो स्किज़ोफ्रेनिया विकार में आती है, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया विकार कहूँ या जिसे मनोविदलन विकार भी कह सकते हैं। इसका पहले नाम था डिमेंशिया प्रकाक्स, डिमेंशिया प्रकाक्स ना, ये पूर्व नाम था। उसे मनोविदलन भी कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। इसमें रोगी का संबंध वास्तविक जीवन से हट जाता है, काल्पनिक दुनिया से वो मतलब रखने लगता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, आज के प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, कि जब कोई वास्तविक जीवन में अधूरे कार्यों की पूर्ति काल्पनिक जगत में मुक्त विचरण करके पूर्ण कर लेता है, समायोजन की युक्ति। समायोजन से 1-2 प्रश्न आएंगे, पता है आपको, ठीक है। तो देखिए समायोजन की कौन सी युक्ति है ये, कि जब कोई अपने वास्तविक जीवन के अधूरे कार्य, यानी जो अपने वास्तविक जीवन में कार्य अधूरे रह गए, उनकी पूर्ति कहाँ करता है, वो कल्पना से कर लेता है। काल्पनिक जगत में मुक्त विचरण फ्री में ही घूम के आ जाता है ना, पूर्ण कर देता है। समायोजन की कौन सी युक्ति है, ये प्रश्न पूछा गया है ना। मनोविलास है, सत्यपूर्ति है, विस्थापन या अंतर्निवेश है। तो अंतर्निवेश इसे बोलते हैं अंतःसेपण, अंतर्निवेश या अंतःसेपण। ये क्या होता है, ये होता है कि इसमें बालक या व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे कोई अन्य कौन सा, जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता, कोई अभिनेत्री है ना, कोई क्रिकेटर वगैरह, उसको अपना मतलब कि पूर्ण अंग समझने लगता है ना, उसको पूर्ण अंग समझ लेता है, वह होता है अंतर्निवेश या अंतःसेपण। विस्थापन क्या होता है, कि एक जगह है ना, मतलब कि आप किसी वस्तु के प्रति आपके नकारात्मक समय प्रदर्शित हो रहे हैं ना,
वहाँ उस मूल वस्तु से संबंधित आप हो, उससे तो हट गए और किसी दूसरी चीज़ पर आप नकारात्मक समय प्रदर्शित कर रहे हो ना। जैसे कि ऑफिस में किसी आदमी को उसके बॉस ने डांटा, अब वो बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता है ना, तो उससे मूल चीज़ से हटकर वो अपनी पत्नी पर घर आके गुस्सा करने लगता है, अपने बच्चों को डांटने लगता है। ये होता है विस्थापन। क्षतिपूर्ति, एक क्षेत्र में कमजोर है, दूसरे में भरपाई कर ले, है ना। वही उदाहरण है कि भाई एक विकलांग है, वो विकलांग है, शारीरिक विकास नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना विकास कर लिया, है ना। मतलब क्या कर लिया उसने, पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके नौकरी लगा ली, वो क्षतिपूर्ति है। जबकि मनोविलास, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मनोविलास। इसे कहते हैं दीवा सोपन, दीवा सोपन भी कहते हैं, इसे कल्पना तरंग भी कहते हैं। ठीक है, कल्पना तरंग भी कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति वास्तविक जीवन के अधूरे कार्य की पूर्ति है काल्पनिक जगत में पूरी कर लेता है, वो मनोविलास कहलाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि देखिए आपके कम से कम 12 प्लस प्रश्न सही होने चाहिए ना, 12 प्लस ही होने चाहिए। 12 से नीचे है तो भाई तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी। ठीक है, ये नहीं है कि भाई तैयारी नहीं है, तैयारी है बिल्कुल, और अपनी तैयारी को आगे कीजिए, है ना। तो 12 प्लस यहाँ पे अपने को टारगेट रखना है ना। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप किसके 12 सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।